बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है आइसो एंजाइम्स, को एंजाइम, प्रो एंजाइम्स एंड क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: व्हाट आर को एंजाइम्स विद एग्जांपल्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स with its examples, pro enzymes and its examples, what are isoenzymes, different properties of isoenzymes, enzymes in clinical diagnosis, different properties of isoenzyme, enzymes in clinical diagnosis, multiple isoenzymes in diagnosis of different diseases। ठीक है, ये कुछ हेडिंग्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। कोएंजाइम्स: a coenzyme is an organic non-protein compound that binds with an enzyme to catalyze reaction। जो एक कोएंजाइम होता है वो एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होके किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज को आगे एक्टिवेट करता है, उस रिएक्शन को आगे फास्ट करता है, उस रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बूस्ट करता है। कोएंजाइम्स आर ऑफन ब्रॉडली कॉल्ड कोफैक्टर्स। कोएंजाइम्स को अगर ब्रॉड वे में देखें तो उनको कोफैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, कोएंजाइम को क्या बोला जाता है? कोफैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बट दे आर केमिकली डिफरेंट। अगर हम उनकी केमिकल नेचर देखें तो कोएंजाइम की और कोफैक्टर की जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट होती है। अ कोएंजाइम कैन नॉट फंक्शन अलोन। जो एक कोएंजाइम होता है वो अकेला फंक्शन नहीं कर सकता, बट कैन बी रीयूज्ड सेवरल टाइम्स व्हेन पेयर्ड विद एन एंजाइम। बट उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं अगर वो किसी एंजाइम के साथ पेयर्ड होकर काम करे। ठीक है, तो जब भी वो काम करेगा किसी न किसी एंजाइम के साथ मिलेगा तो अपना फंक्शन आगे परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब वो किसी एंजाइम के साथ मिलेगा उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, उस एंजाइम की एफिकेसी को इंक्रीज करेगा। अकेला वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकता। वो एंजाइम इन ग्रुप्स ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में वो एंजाइम का नाम, उसकी एब्रीवेशन, इंटाइटी ट्रांसफर्ड, वो किस इंटाइटी को आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपने नीचे देखते जाना। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसकी एब्रीवेशन क्या है? NAD, पार्शली कंपोज्ड ऑफ नियासिन, विटामिन B3 के साथ मिलकर बना होता है। पार्शली इसका जो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड करवाएगा। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, पार्शली कंपोज्ड ऑफ नियासिन, ये भी पार्शली नियासिन से मिलकर बना होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, पार्शली कंपोज्ड ऑफ राइबोफ्लेविन विच इज विटामिन B2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये भी ट्रांसफर करेगा। NADH, ठीक है, जो होता है NAD, उसके बाद NADP और उसके बाद FAD, ये तीनों जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोएंजाइम A, इसकी एब्रीवेशन क्या है? OA। ठीक है, ये असाइल ग्रुप को आगे ट्रांसफर करेगा। कोएंजाइम Q, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने Q कम्प्लेक्स पढ़ा था। ठीक है, काम उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करना। कम्प्लेक्स 1 और 2 से इलेक्ट्रॉन को आगे कम्प्लेक्स 3 की तरफ शिफ्ट करवाता था Q कम्प्लेक्स। ठीक है, थायमीन फॉस्फेट, थायमीन विटामिन B1 होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप को आगे ट्रांसफर करवाएगा। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 होता है इसमें। ठीक है, विटामिन B6 से मिलकर बना होता है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करवाएगा। बायोटीन, बायोटीन क्या होता है? विटामिन B7। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करवाएगा। कार्बोअमाइड कोएंजाइम विटामिन B12 या सियानोकोबाल्मिन या मेथिकोबाल या कोबाल्मिन। ठीक है, तीनों नाम है इसके, ये अल्काइल ग्रुप को आगे ट्रांसफर करवाता है। ये क्या है? कोएंजाइम्स हैं जो कि एक तो उनकी एब्रीवेशन लिखी हुई है कि किस एब्रीवेशन के साथ आपको मिलेंगे, उसके अलावा किस इंटाइटी को आगे ट्रांसफर करवाएंगे किसी दूसरे ग्रुप के अंदर, किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं कोफैक्टर्स की। अ कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड। ये नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड हो सकता है और मेटेलिक आयन, यूजुअली ये आयन्स होते हैं, जैसे क्या है? जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, ये वाले जो आयन्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर। और metallic ions that is required for an enzyme's activity as catalyst, a substance that increase the rate of chemical reaction। ठीक है, ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को
इन्हांस करने के लिए ये कोफैक्टर की जरूरत होती है। इन कोफैक्टर्स की कोफैक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड हेल्पर मॉलिक्यूल्स दैट असिस्ट इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये साइड रोल अदा करेगा। इसकी मदद से जो एंजाइम होगा उसकी जो एफिकेसी होगी वो इंक्रीज होगी। इसकी हेल्प से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? प्रो एंजाइम और जाइमोजेन। प्रो एंजाइम इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम, ये एक इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, ठीक है, यानी कि उस इससे मिलके आगे एंजाइम बनेगा, यानी कि एंजाइम के बनने से पहले जो चीज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम। उसको जो आगे बाद में कन्वर्ट होकर किस में चेंज होगी, एंजाइम के अंदर। एंजाइम में कन्वर्ट होने से पहले जो फॉर्म होगी उसको प्रो एंजाइम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। A zymogen requires a biochemical change। जो एक zymogen होता है या प्रो एंजाइम होता है उसको एक बायोकेमिकल चेंज की जरूरत होती है, such as a hydrolysis reaction revealing the active site or changing the configuration to reveal the active site for it to become an active enzyme। यानी कि किसी zymogen को एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए उसके अंदर केमिकल कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज होने की जरूरत होती है, ठीक है। जिस वक्त बायोकेमिकल चेंज आएगी उसके अंदर तो उसकी जो एक्टिव साइट होगी वो रिवील होगी, वो एक्टिव साइट उसकी जाहिर होगी, ठीक है। और उस एक्टिव साइट के ऊपर क्या लगता है, सबस्ट्रेट, जो कि आगे बाद में प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। जिस वक्त उसकी एक्टिव साइट रिवील होगी उसके अंदर प्रो एंजाइम को जब बायोकेमिकल चेंज आएगी उसके अंदर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एक्टिव एंजाइम के अंदर, ठीक है। एग्जांपल्स प्रो एंजाइम की एग्जांपल्स क्या है, एंजियोटेंसिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, आ जाए chymotrypsinogen, pepsinogen, most proteins in the coagulation system, for example fibrinogen, some of the proteins of the complement system, और complement system के कुछ proteins, ठीक है। ये वाले जो examples हैं ये क्या है, प्रो एंजाइम्स हैं। एंजियोटेंसिनोजिन आगे एक्टिव फॉर्म में किस में कन्वर्ट होगी, एंजियोटेंसिन के अंदर, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है। इसी तरह काइमोट्रिप्सिनोजिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन के अंदर चेंज होगी, ठीक है। यानी कि ये उसकी इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिनोजिन और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, काइमोट्रिप्सिन। उसी तरह पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, कन्वर्ट होके एक्टिव फॉर्म कौन सी होगी, पेप्सिन। मोस्ट प्रोटीन्स इन द कोगुलेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजिन, जो कि एक्टिवेट होकर किस में चेंज होगी, फाइब्रिन के अंदर। जो फाइब्रिन है वो एक्टिव फॉर्म है उस एंजाइम की, ठीक है। और जो इनएक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है, फाइब्रिनोजिन। इसी तरह ये भी कुछ इनएक्टिव फॉर्म की एग्जांपल दी, ये प्रो एंजाइम्स या जाइमोजिन्स की एग्जांपल। इज दैट क्लियर? प्रो एंजाइम की समझ आ गई, यानी कि एंजाइम के एक्टिव होने से पहले उसकी जो फॉर्म होती है उसको प्रो एंजाइम बोलते हैं। आइसो एंजाइम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। ऐसे मीन्स Isoenzymes or isozymes are multiple forms of same enzyme that catalyze the same chemical reaction, ठीक है। ये मल्टीपल फॉर्म्स हैं एंजाइम्स की जो कि एक सेम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, एक ही तरह के रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएंगे, एक ही तरह के प्रोडक्ट को आगे एक ही तरह के प्रोडक्ट को आगे सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करवाएंगे, ठीक है। लेकिन like members of other protein families, these protein catalyst और isozymes arise through gene duplication। यानी कि ये वाले जो isozymes हैं ये कैसे मार्ज वजूद में आएंगे, किस तरह ये बनेंगे, जीन डुप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। isozymes में exhibit subtle differences in properties, ये यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनमें किस तरह ये अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस जाहिर करेंगे। एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो एक ही तरह के सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट के अंदर लेके जा रहे हैं, यानी कि काम एक ही कर रहे हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आगे चेंजेस हैं। वो कौन कौन सी चेंजेस है, सच एज सेंसिटिविटी टू द पर्टिकुलर रेगुलेटरी फैक्टर्स और सबस्ट्रेट अफिनिटी। यानी कि उनका जो रेगुलेटरी फैक्टर है, फैक्टर मॉलिक्यूल्स लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़े थे ना, जिस तरह को फैक्टर है उनका जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है या को फैक्टर है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। उनकी अफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, अफिनिटी होती है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट हो सकती है,
ठीक है। उसके अलावा कहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज दैट अडेप्ट देम टू स्पेसिफिक टिश्यू और सर्कमस्टांसेस। सम आइसोजाइम्स may also enhance survival by providing a backup copy of an essential enzyme। इसमें आप लोगों के जो समझने वाली बात है, जो आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स हैं वो एक ही तरह का रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, एक ही तरह के रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनकी आगे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। उनकी जो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, उनके कोफैक्टर्स वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनकी एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट डिफरेंट हो सकती है। किस काम के लिए होती है, यानी कि किसी माहौल के अंदर एडजस्ट करने के लिए वो इन दूसरी फॉर्म्स को आगे लेके आएंगे ताकि उस रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करवाते रहें। Different chemical and physical properties of isoenzymes और isozymes। isoenzymes की different properties क्या हो सकती हैं, electrophoretic mobility, kinetic properties, amino acid sequence, amino acid composition, ठीक है। जब ये चीज़ें हम चेक करेंगे तो isoenzymes की ये वाली जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। हालांकि वो क्या कर रहे हैं, सेम तरह का रिएक्शन आगे प्रोसीड करवा रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को देखेंगे डिफरेंट होगी, ठीक है। उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे डिफरेंट होगी, अमाइनो एसिड सीक्वेंस को देखेंगे डिफरेंट होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड कंपोजिशन को देखेंगे डिफरेंट होगी, लेकिन काम वो सेम कर रहे हैं। इस स्पेसिफिक ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स। क्लियर, प्रॉपर्टीज और उसकी एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ठीक है। LADH के जो आइसोजाइम्स हैं उसकी आगे डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। हीट स्टेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। एल्कालाइन फॉस्फेटेज ALP जो है आइसो एंजाइम आर आइदर हीट लेबाइल और स्टेबल। ये हीट लेबाइल भी हो सकते हैं और हीट स्टेबल भी हो सकते हैं। हीट स्टेबल होते हैं कि अगर हीट में चेंज के बावजूद उन एंजाइम्स के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, हीट अगर चेंज भी होगी तो वो एंजाइम वहाँ पे सरवाइव कर देंगे। हीट लेबाइल वो होते हैं जो कि अगर हीट चेंज होगी तो वो एंजाइम क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा, वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो अपनी ऑप्टिमम हीट के ऊपर काम करेगा। अगर उससे हीट जो है ऊपर नीचे होगी तो क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो खराब हो जाएगी। इनहिबिटर्स, an inhibitor can inhibit only one isoenzyme of an enzyme, example acid phosphatase। आइसो एंजाइम के लिए अगर कोई इनहिबिटर होता है, जैसा कि हमने देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इन अगर कोई इनहिबिटर आएगा तो किसी एक आइसो एंजाइम के लिए आ सकता है, वो सारे पूरे ग्रुप के लिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो वो किसी एक आइसो एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, स्पेसिफिक को, सबको नहीं इनहिबिट करेगा, ठीक है। एन इनहिबिटर कैन इनहिबिट ओनली वन आइसो एंजाइम, वो किसी एक आइसो एंजाइम को इनहिबिट करे ऑफ द एंजाइम्स, एग्जांपल एसिड फॉस्फेटेज, केएम। केएम क्या है, ग्लूकोकाइनेज हाई एनर्जी इसकी होती है, और उसके अलावा हेक्सोकाइनेज की जो होती है वो लो एनर्जी होती है। कोफैक्टर्स, माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्स NAD, साइटोसोलिक फॉर्म रिकवर NADP। जो कोफैक्टर्स होंगे वो इनके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर NAD। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आइसोसाइट्रेट होता है उसको किस चीज़ की जरूरत होती है आगे वर्क करने के लिए, NAD की, ठीक है। वो NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट करेगा। वही रिएक्शन अगर साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे NADP आएगा और वो उसको NADPH के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्लियर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन उनका जो सबस्ट्रेट है जो जिसको वो आगे कन्वर्ट करेंगे वो डिफरेंट होगा। यानी कि अगर सेम तरह का रिएक्शन वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो उस जगह पे उसको NAD की जरूरत है, जो जिसको वो NADPH के अंदर NADH के अंदर कन्वर्ट करेगा। वही रिएक्शन अगर वो साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म कर रहा है, जगह चेंज होगी ना, एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है दूसरा साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, NADP, वो उसको NADPH के अंदर कन्वर्ट करेगा। टिश्यू लोकलाइजेशन, LDH lactate dehydrogenase 1 is present in heart, LDH5 in muscles। यानी कि डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट किस्म के जो एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि हार्ट के अंदर LDH1 हो सकता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 हो सकता है, ठीक है। इस तरह
जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर LDH5 हो सकता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5 हो सकता है, यानी कि टिश्यू लोकेशन, जैसे लोकेशन चेंज होगी एंजाइम की टाइप चेंज हो सकती है। ठीक है, ग्रुप सेम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट में से हाइड्रोजन को उन्होंने रिमूव करना है, लेकिन अगर हार्ट के अंदर है तो वो ग्रुप कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टाइप 1 है। अगर वही ग्रुप मसल के अंदर है तो उसको नाम किया गया LDH5, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5। Antibodies for creatine kinase, each isoenzyme can bound only by a specific antibody. Creatine kinase, each isoenzyme, creatine kinase एक एंजाइम है, ठीक है, each isoenzyme can be bound only by a specific antibody. अगर creatine kinase के जो स्पेसिफिक एंजाइम है हार्ट के लिए डिफरेंट हैं, स्केलेटल मसल्स के लिए डिफरेंट हैं, ब्रेन के लिए डिफरेंट हैं, 3 जगह पे आपको मिलेंगे, CKMM मिलेगा, CKMP मिलेगा और CKBB मिलेगा, वो आगे आएंगे, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक एक एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिल रही हैं तो वो सिर्फ उसी को इनहिबिट करेंगी, उसी को डिस्ट्रॉय करेंगी। वो एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ एक के अगेंस्ट में बन रही हैं तो वो उसी सेम एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेंगी, उसकी जो दूसरी फैमिली है उसको वो नुकसान। इज दैट क्लियर? For creatine kinase, each isoenzyme can be bound only by a specific antibody, यानी कि हर एक के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन सकती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, प्लाज्मा एंजाइम्स। प्लाज्मा एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। जो प्लाज्मा एंजाइम्स हैं उनको 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। प्लाज्मा ड्राइव्ड एंजाइम्स और सेल ड्राइव्ड एंजाइम्स, ठीक है। प्लाज्मा ड्राइव्ड एंजाइम्स क्या होते हैं? फर्स्ट, a relatively small group of enzymes are actively secreted into blood by certain cell types, ठीक है। ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स एक्टिवली ब्लड के अंदर सेक्रीट करेंगे। एक छोटा सा एंजाइम्स का ग्रुप है जिसको हमारे जो सेल्स हैं वो एक्टिवली किधर सेक्रीट कर रहे हैं? ब्लड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द लिवर सेक्रेट्स zymogens, inactive precursor of the enzymes involved in blood coagulation। एग्जाम्पल के तौर पे लिवर से जो कोआगुलेशन के प्रो एंजाइम्स होंगे वो ब्लड के अंदर सेक्रीट होंगे। लिवर से कोआगुलेशन के प्रो एंजाइम यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम ब्लड के अंदर सेक्रीट होंगे जब उनका सामना होगा किसी डैमेज्ड एंडोथेलियम के साथ, ठीक है ना। अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, जब वो वहाँ पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक साइटोकाइंस रिलीज होंगे, वो साइटोकाइंस उन एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ये वाले जो प्लाज्मा एंजाइम है यानी कि ये एक्टिवली लिवर से सेक्रीट होकर कहाँ पे जा रहे हैं? ब्लड के अंदर। होंगे कैसे? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। कब एक्टिवेट होंगे? जब इनकी जरूरत होगी। कब जरूरत होगी? जब एंडोथेलियल इंजरी होगी, ब्लीडिंग हो रही होगी, तो ये कोगुलेशन के लिए ये वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होकर वहाँ पे कोगुलेशन का जो प्रोसेस होगा उसको स्टार्ट कर देंगे, कोगुलेशन कैस्केड को स्टार्ट करा देंगे। सेकंड, अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम स्पीशीज आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल्स ड्यूरिंग नॉर्मल सेल टर्नओवर। और दूसरे नंबर पे जो प्लाज्मा के अंदर आपको एंजाइम्स मिल सकते हैं वो कौन से हैं? नॉर्मल सेल टर्नओवर, जिस टाइम पे नॉर्मली सेल रिप्लेस हो रहे होते हैं। हमारी स्किन है ना, ये वाले जो नॉर्मली हमारी स्किन के सेल्स डेड हो रहे हैं और उसकी जगह पे नए सेल्स बनते जा रहे हैं। जब कभी जख्म होता है तो वहाँ पे न्यू स्किन बन जाती है ना। अगर आपकी फॉर एग्जांपल स्क्रैच हुआ है, ठीक है, स्क्रैच की वजह से स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है वो उतर गई है, वहाँ पे नई स्किन आ जाती है। कैसे आ जाती है? सेल टर्नओवर की वजह से, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं, न्यू सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं ओल्ड सेल्स को, ठीक है। जब नॉर्मल सेल टर्नओवर होता है तो जिस वक्त वो सेल रिप्लेस हो रहे होते हैं तो उनसे एंजाइम लीक होकर किस जगह पे आ जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। वो कैलकुलेटेड एंजाइम्स होते हैं। हमको पता है कि नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर इन एंजाइम्स की इतनी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम LFTs चेक करते हैं तो हमको पता है कि नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर जो ALT या AST है उसका लेवल 40 तक हमको मिल सकता है, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ALP का 100 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल में हमको मिल सकता है। अगर इनका लेवल हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट मीन्स जो सेल टर्नओवर है वो इंक्रीज हो गया, जो सेल डैमेज है, जो सेल का डेथ रेट है वो इंक्रीज हो गया।
तो वो क्या है हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक साइन है। नॉर्मल सेल टर्नओवर में क्या होगा, हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का पता है कि इस अमाउंट में हमको ये वाले स्पेसिफिक एंजाइम्स मिल सकते हैं। सेकंड, अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम स्पीशीज आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल्स ड्यूरिंग नॉर्मल सेल टर्नओवर। These enzymes almost always function intracellularly and have no physiologic use in the plasma. ये वाले जो सेल्स होंगे ये प्लाज्मा के अंदर हमको मिलेंगे, ये वाले जो एंजाइम्स होंगे, लेकिन इनका प्लाज्मा के अंदर कोई काम नहीं है, फिजियोलॉजिकली कोई काम नहीं है। ये फिजियोलॉजिकली किस जगह पे अपना फंक्शन कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, सेल के अंदर, सेल के बाहर इनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है। सोर्सेज, प्लाज्मा ड्राइव्ड, प्लाज्मा स्पेसिफिक। ठीक है। प्लाज्मा ड्राइव्ड में कौन से आ सकते हैं, ब्लड कोगुलेशन एंजाइम्स, यानी कि ब्लड कोगुलेशन के जो एंजाइम्स लिवर से रिलीज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। और ब्लड के अंदर होंगे प्रो एंजाइम की फॉर्म में। ठीक है। जब उनकी जरूरत होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस जगह पे कोगुलेशन करेंगे। ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, उसके बाद सूडो कोलिन एस्ट्रेज। इज दैट क्लियर? लाइपोप्रोटीन लाइपेज में क्या करवाना होता है, याद है किसी को? लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा है? मैंने लाइपोप्रोटीन लाइपेज पता नहीं कितनी दफा उधर बोला है, अगर आप लोगों ने गौर से सुना हो। उसके बाद सूडोकोलिन एस्ट्रेज में क्या करवाना होता है, एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करवानी होती है। ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज का आप लोगों ने खुद जाके फंक्शन पढ़ना है। इसका काइलो माइक्रोन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, इसका VLDL के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये आप लोगों ने जाके देखना है। उसके बाद क्या है, सेल डिराइव्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा अननोन स्पेसिफिक, यानी कि सेल ड्राइव्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सेक्रेटरी, जो सेल से सेक्रेट हो रहे हैं, और मेटाबॉलिक। मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल लेवल्स, किस किस वजह से ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो एंजाइम्स का लेवल है एबनॉर्मली इंक्रीज या एबनॉर्मली डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज सीरम लेवल, अगर किसी एंजाइम का इंक्रीज सीरम लेवल हो वो क्यों हो सकता है, इंक्रीज रिलीज, सिंपल सी बात है, अगर उसका रिलीज जो है वो इंक्रीज हो गया। रिलीज इंक्रीज क्यों हो सकता है, सेल नेक्रोसिस, यानी कि जिस वक्त सेल डैमेज हो रहे होंगे, जिस वक्त सेल डैमेज होंगे, सेल वॉल जो होगी, जो सेल की मेम्ब्रेन होगी वो डैमेज होगी, सेल के अंदर के जितने एंजाइम होंगे वो लीक हो किस जगह पे आ जाएंगे, ब्लड के अंदर। ठीक है। जब वो ब्लड के अंदर आएंगे तो ब्लड के अंदर उन एंजाइम्स का लेवल क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा। ठीक है। एक ये मैकेनिज्म है। ठीक है। जब सेल के अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, उनका लेवल एलिवेट हो जाएगा। उसके अलावा इंक्रीज परमिएबिलिटी, अगर सेल की परमिएबिलिटी, ठीक है, अगर सेल उनको एम परमिट कर दे कि भैया निकल जाओ, ठीक है, अगर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए उस वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर इन एंजाइम्स का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, इस इन्फेक्शन सेप्सिस की सूट में परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज लेवल का दूसरा काम क्या है, इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन। नॉर्मली क्या हो रहा है कि नॉर्मली सेल टर्न ओवर की वजह से फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स हर टाइम पे ब्लड के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। हर टाइम पे आपको 10 मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर मिलेंगे। हो क्या रहा है कि 24 आवर्स में वो 10 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, उनकी जगह पे 10 मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाएंगे, नेट जो रेट होगा वो 10 का मेंटेन रहेगा। ऐसी बात है। अगर एक्सक्रीशन ना हो, वो 10 मॉलिक्यूल जिसको हमारी बॉडी ने एक्सक्रीट करना था, नॉर्मल सेल टर्नओवर से 10 और आ जाएंगे, अगर हमारी बॉडी उनको एक्सक्रीट ही ना करे, जिन 10 मॉलिक्यूल्स को उसने एक्सक्रीट करना था, ठीक है, वो 10 भी पड़े हुए हैं, 10 और आ गए, तो ब्लड के अंदर उनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन की वजह से। क्यों, हमारी बॉडी ने उनको एक्सक्रीट नहीं किया, उनको जिस्म से बाहर नहीं निकाला। समझ आई, समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ जी रही है। सर। उसके बाद है, हमने पढ़ दिया इंक्रीज सीरम लेवल। उसके बाद है डिक्रीज सीरम लेवल। अगर सीरम लेवल, ब्लड सीरम के अंदर अगर एंजाइम्स का लेवल डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज फॉर्मेशन, अगर उन एंजाइम्स की जो फॉर्मेशन है वो कम हो गई है। ठीक है। किस कंडीशन में कम हो सकती है, जेनेटिकली उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। जेनेटिकली फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एंजाइम के लिए जीन म्यूटेटेड है या है ही नहीं। ठीक है। अगर वो जीन ही नहीं है तो जीन का काम क्या होता है कि जीन एक कोड होता है DNA के ऊपर, ठीक है, जिसको मैसेंजर RNA डिकोड करता है। और मैसेंजर RNA कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोलस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे उस कोड को डिकोड करेंगे।
और उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो एक प्रोटीन बना देंगे, और वो प्रोटीन एक एंजाइम हो सकता है, एक कोई चैनल हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, तो जेनेटिकली अगर कोई जीन म्यूटेटेड है या जीन डिफेक्ट है, तो उस कंडीशन में अगर वो स्पेसिफिक जीन ही नहीं है, तो ना वहाँ पे मैसेंजर आरएनए आएगा, ना मैसेंजर आरएनए को आगे ट्रांसलेट किया जाएगा, ना ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। प्रोटीन नहीं बनेगा तो ब्लड सीरम के अंदर उसका लेवल जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है एक्वायर्ड। अगर कोई एक्वायर्ड काज हो जिसकी वजह से जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाए, एक्वायर्ड कॉज क्या हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है, अगर कोई बंदा है वो प्रोटीन की इंटेक ही नहीं कर रहा। प्रोटीन अगर हम बाहर से लेंगे, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ मीट, इन द फॉर्म ऑफ एग, ठीक है, एग या बीन्स हैं, उस फॉर्म में हम अगर ले रहे हैं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन की इंटेक होगी, फिर ही हमारी बॉडी आगे बनाएगी ना। अमाइनो एसिड्स जाएंगे, उन्हीं अमाइनो एसिड्स को आगे ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी उनको असेंबल करेगी, ठीक है। अगर प्रोटीन की इंटेक कम हो जाए, ठीक है, या हमारी बॉडी से हमारी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब ही ना करे, मेल एब्जॉर्प्शन हो, या प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी हो जाए, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो प्रोटीन को लूज कर रही हूँ, ठीक है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, या हमारा जो लिवर है वो प्रॉपरली काम ना कर रहा हो। हमारा लिवर ही है ना जिसने आगे प्रोटीन फॉर्मेशन मोस्टली करवानी होती है, ठीक है। अगर कोई हेपेटिक एबनॉर्मेलिटी चल रही हो तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन ये वाली कौन सी हैं, एक्वायर्ड काजेज, जेनेटिक यानी कि पैदा होने के बाद ये वाली चीज़ें हमने एक्वायर की हैं ना। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, सीरम के अंदर उसका लेवल कम होगा। किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि उनकी फॉर्मेशन डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज होने की वजह हमने पढ़ लिया, जेनेटिक कॉज हो सकती है या अक्वायर्ड कॉज हो सकती है। अक्वायर्ड कॉज में आगे मैंने आपको रीजंस बता दिए कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं। उसके बाद है इंजाइम इनहिबिशन, या जो इंजाइम बन रहे हैं उनको इनहिबिट किया जा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटर्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद एलिवेशन ऑफ इंजाइम्स इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर इंजाइम्स का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ सेल इंजर्ड, ठीक है, कैसे ज़्यादा हो सकता है, अगर सेल इंजरी चल रही हो, नेक्रोसिस चल रही हो, ठीक है, सेल की इन्फ्लेमेशन चल रही हो। अगर सेल की इन्फ्लेमेशन चल रही होगी तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर होगी, ठीक है। जिस वक्त सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो वहाँ से उसके अंदर जो इंजाइम्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन सेल के जो कंटेंट होंगे वो लीक होके प्लाज्मा के अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, और ब्लड के अंदर उनका फिर लेवल जो होगा वो एलिवेट हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ सेल बाय प्लाज्मा, ठीक है, सेल के अंदर अगर एंजाइम्स का लेवल ज़्यादा हो और प्लाज्मा में कम हो तो वहाँ से जो एंजाइम्स है वो मूव करके किस साइड पे आएंगे, प्लाज्मा के अंदर। रेट ऑफ एंजाइम एंट्री इन द प्लाज्मा, अगर रेट ऑफ एंजाइम एंट्री इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नॉर्मली ये है कि एक में 24 घंटे के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा के अंदर इंटर होना चाहिए, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर 10 की बजाय 20 मॉलिक्यूल इंटर हो तो रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द प्लाज्मा, नॉर्मली अब हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए कि 10 मॉलिक्यूल्स को बॉडी से एक्सक्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी क्या करे कि 10 की जगह पे 2 को एक्सक्रीट कर रही है, 8 को रिटेन कर रही है, ठीक है, पीछे से 10 और आ गए तो टोटल नॉर्मली 10 होने चाहिए थे, तो टोटल अभी कितने हो गए, 18 हो गए, लेवल इंक्रीज हो गया। तो ये कुछ काजेज हैं जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो इंजाइम्स का लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, समझ आ गई? Yes, sir. रिलीज ऑफ इंजाइम फ्रॉम नॉर्मल एंड डिजीज्ड और ट्रॉमाटाइज्ड सेल। ये देखें नॉर्मल सेल टर्नओवर, ये 5 सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली ये ओल्ड सेल है, ठीक है, उसके पीछे न्यू सेल्स हैं। ये न्यू सेल्स ओल्ड सेल को रिप्लेस कर रहे हैं। जिस वक्त ओल्ड सेल आगे डीजनरेट होगा, डीजनरेशन के बाद यहाँ से जो एंजाइम्स हैं वो लीक होकर किस जगह पे जा रहे हैं, ब्लड के अंदर। ये नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। ब्लड के अंदर जाएंगे तो देखें इस टाइम पे ब्लड के अंदर 2 एंजाइम्स, ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। अभी देखें सेल नेक्रोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज और ट्रॉमा। अभी किसी वजह से जो सेल डैमेज हो रहा है, किसी भी वजह से, डिजीज की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, नेक्रोसिस, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, सेल डैमेज हो रहे हैं। जिस वक्त सेल डैमेज होंगे तो वहाँ के सारे एंजाइम्स लीक होकर किस जगह पे जा रहे हैं, ब्लड के अंदर। ये देखें ये भी सेल डैमेज हुआ है, ये भी है, ये भी है,
इनके जो इंजाइम्स हैं वो लीक होके ब्लड के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली 2 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे कितने एक्यूमुलेट हो गए, लेवल इंक्रीज हो गया ना। यानी कि जिस वक्त सेल टर्नओवर इंक्रीज होगा, ये ल्यूकीमिया मिलिग्नेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि मिलिग्नेंसी में भी क्या होता है, सेल टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मिलिग्नेंसी के अंदर भी सेल टर्नओवर जब इंक्रीज होगा उस टाइम पे भी ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो जिस वक्त भी सेल नेक्रोसिस होगी, सेल डैमेज होगा, ट्रॉमा होगा, उस टाइम पे ब्लड के अंदर उन स्पेसिफिक इंजाइम का, फॉर एग्जांपल लिवर अगर डैमेज हो रहा है तो लिवर के इंजाइम्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अगर मसल डैमेज हो रहे हैं तो मसल के इंजाइम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हार्ट डैमेज हो रहा है तो हार्ट के इंजाइम्स का लेवल ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हम वहाँ से सैंपल लेंगे, ठीक है, और उन स्पेसिफिक एंजाइम्स का लेवल देखेंगे। अगर उन स्पेसिफिक एंजाइम्स का लेवल हमको इंक्रीज मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका लेवल इंक्रीज मिल रहा है, दैट मीन्स फलां जगह का जो टिश्यू है उसका डैमेज चल रहा है। ठीक है, वो वहाँ के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर उसका लेवल हमें इंक्रीज मिल रहा है। Alteration of plasma enzyme levels in alteration of plasma enzyme levels in disease state. Many diseases that causes tissue damage results in an increased release of intracellular enzymes into the plasma. समझ आ गई इस सेंटेंस की? वही चीज़ है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन की है। प्लाज्मा एंजाइम्स एज डायग्नोस्टिक टूल, प्लाज्मा एंजाइम्स को एज अ डायग्नोस्टिक टूल हम यूज कर सकते हैं। The presence of increased level of these enzymes in the plasma thus reflects damage to the corresponding tissue. ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक एंजाइम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज है, दैट मीन्स उसका करस्पॉन्डिंग टिश्यू, यानी जिस जगह से हमें पता है कि फलां जगह से ये वाला एंजाइम रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ALT है, वो कहाँ से रिलीज होगा, लिवर से। ठीक है, AST है, वो कहाँ से रिलीज होगा, लिवर से। वो किसी और सेल से रिलीज नहीं हो सकता। अगर ALT या AST का लेवल इंक्रीज मिलेगा, दैट मीन्स लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे ALT हो रहा है तो मसल सेल डैमेज हो रहे हैं, या बोन डैमेज हो रही है, या हमारा ब्रेन डैमेज हो रहा है, ये नहीं कभी भी कहेंगे। हमें पता है कि इस एंजाइम का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, लिवर है। तो हम उसकी वजह से उस corresponding टिश्यू को लोकलाइज कर सकते हैं, that thus reflect damage to the corresponding tissue. For example, alanine aminotransferase ALT is abundant in the liver. Is that clear? यहाँ तक कोई confusion है? No, sir. No, sir. Isoenzymes and disease of heart. Most isoenzymes, also called isozymes, are enzymes that catalyze the same reaction. वही सेम चीज जो पहले हमने पढ़ी है. However, they do not necessarily have the same physical properties because of genetically determined differences in amino acid sequence. ठीक है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आगे सेम नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड डिफरेंसेस इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस. अमाइनो एसिड भी चेंज हो सकते हैं और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज हो सकती है. ठीक है, जिसकी वजह से जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी, लेकिन कैटालाइज सेम रिएक्शन. फॉर दिस रीजन आइसो एंजाइम्स may contain different number of charged amino acids. यानी कि जो आइसो एंजाइम होंगे उनमें अमाइनो एसिड, जो चार्ज अमाइनो एसिड है उनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, एंड मे देयरफॉर बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. और इसी वजह से हम जब इनको इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम के अंदर प्लेस करेंगे तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. कुछ जो होंगे वो एनोड के ज़्यादा नज़दीक होंगे, कुछ एनोड से थोड़े बहुत दूर होंगे, कुछ कैथोड वाली साइड पे होंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम के अंदर जब हम उन्हें प्लेस करेंगे तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? Quaternary structure of isoenzymes. Many isoenzymes contain different subunit in various combination. यानी कि जो isoenzyme होते हैं उनके पास different subunit होते हैं different combinations में. For example, creatinine kinase जिसको CK भी बोलते हैं occurs as 3 isoenzyme. इसके 3 isoenzymes हैं creatinine kinase के. कौन कौन से? Each isoenzyme is a dimer. हर isoenzyme एक dimer है, 2 मोनोमर मिलके dimer बनाते हैं. ठीक है, composed of 2 polypeptide called B and M subunits associated in one of 3 combinations. यानी कि 2 मोनोमर्स आपस में मिलते हैं B और M. कौन कौन से? B और M. ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में. ठीक है, डिफरेंट अमाउंट में मिलेंगे और ये वाला एंजाइम बनाएंगे क्रेटिनिन काइनेज. उसकी आगे 3 आइसो एंजाइम्स हैं. कौन कौन से हैं? CK1BB. ठीक है, उसके बाद CK2MB,
और CK3 MM। जो BB है, BB से आपने याद रखना है ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। MM से याद रखना है मसल के अंदर आपको मिलेगा। MB जो है इन दोनों के इन बिटवीन है, ये मायोकार्डियम के अंदर आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? यानी कि जब भी BB का लेवल इंक्रीज होगा, ये हमेशा किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होगा, ये और टिश्यूज में भी आपको मिलेंगे, लेकिन जब इनका लेवल इंक्रीज होगा तो स्पेसिफाई हम करेंगे, BB अगर रेज हुआ है तो स्पेसिफाई करेंगे कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, कोई ब्रेन का डैमेज चल रहा है, ठीक है। अगर MB का लेवल इंक्रीज हुआ है तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि मायोकार्डियम के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अगर MM का लेवल इंक्रीज हुआ है तो उसके लिए हम मसल के बारे में सोचेंगे। virtually all CK in the brain is the BB isoforms, ठीक है। whereas in skeletal muscle it is MM, in cardiac muscles about 1/3 is MB with the rest as MM। तीन हिस्से अगर करें ना, 2 हिस्से MM होगा और 1 हिस्सा MB होगा। MB सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिल रहा है? ब्रेन के और हार्ट मायोकार्डियम के अंदर, ठीक है। इसलिए अगर MM इंक्रीज होगा तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको हार्ट के मुताबिक नहीं देख सकते। MB अगर मिलेगा तो हम उसको स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? MB सिर्फ और सिर्फ किस जगह पे आपको मिल रहा है? मायोकार्डियम के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? आइसोएंजाइम कंपोजिशन प्रेजेंट इन एलिवेटेड इन, ठीक है। आइसोएंजाइम के नेम क्या है? CK1 फास्ट मूविंग है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम के अंदर जब हम इसे प्लेस करेंगे तो ये किस जगह पे आपको मिलेगा? नियर टू द एनोड, एनोड की तरफ आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा किस तरफ को? एनोड की तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं BB, ब्रेन में जो होता है। ब्रेन, GI ट्रैक एंड लंग्स प्रेजेंट किस किस जगह पे आपको ये मिल सकता है? ब्रेन के अंदर भी मिल सकता है, GI ट्रैक में भी मिल सकता है और लंग्स में मिल सकता है। मोस्टली जिस वक्त ब्रेन इंजरी होगी उस टाइम पे ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होगा। CNS डिजीजेज में इसका लेवल क्या होगा? एलिवेट मिलेगा। CK2 2% ऑफ द टोटल। MB होता है इसकी कंपोजिशन, ठीक है। मायोकार्डियम और हार्ट मसल्स, ठीक है, जब वो डैमेज होंगे तो इसका लेवल इंक्रीज होगा। अक्यूट मायोकार्डियम इंफार्क्शन के अंदर आपको एलिवेटेड मिलेगा। CK3 स्लो मूविंग MM स्केलेटल मसल और मायोकार्डियम दोनों के अंदर मिलेगा। तो ये इसकी अगर ये एलिवेट होगा, ये किसी के लिए स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑल 3 इन द साइटोसोल, ये तीनों के तीनों जो आइसो एंजाइम्स हैं ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। ब्रेन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर, GI जो एंटेरोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसी तरह मायोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उस तरह मायोकार्डियम के जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये सब के सब कहाँ पे मिलेंगे आपको? साइटोसोल के अंदर मिलेंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जो BB है वो सबसे फास्ट मूव करेगा, तो आपको किस तरफ मिलेगा? एनोड की तरफ। ऊपर आपको एनोड लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। उसके बाद BM जो है, जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको? मायोकार्डियम के अंदर, ये इन बिटवीन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? MM जो आपको CNS टिश्यू, GI टिश्यू और लंग्स में मिलता है। ये आपको सबसे इसकी कम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, ये आपको कैथोड की तरफ मिलेगा, यानी कि सबसे पीछे यही मिलेगा इन तीनों में से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, लैक्टेट NAD ऑक्सीडोरिडक्टेज, मॉलिक्यूलर वेट उसका 134 kDa, टेट्रामर होता है, 4 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। M फॉर मसल, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर आपको इसकी जो जीन है वो मिलेगी। उस तरह H जो है हार्ट में मिलेगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर आपको इसका जो जीन है वो मिलेगी, ठीक है। ये एस्टिक मीडियम में होता है और ये बेसिक में है। इसकी आगे आइसोएंजाइम नेम्स हैं, कंपोजिशन है, इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन है, प्रेजेंट किस किस जगह पे आपको मिलेगा? एलिवेटेड इन, यानी कि किस किस कंडीशन में एलिवेट हो सकता है। वही सेम चीज़ें जो पहले हमने CK के लिए, क्रेटिनिन काइनेज के लिए पढ़ी है। LDH के लिए भी वही सेम चीज़ें। LDH हीट रेजिस्टेंट, LDH1 जो है इसमें H4, ठीक है। इसकी H4 कंपोजिशन, यानी कि इसके चारों मालिक्यूल H4 से मिलकर बनेंगे, ठीक है। H4 क्या चीज़ है ये आप देख लें। हार्ट में जो होता है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर जिसकी जीन है, ठीक है, ये वाला। तो फास्टेस्ट मूविंग, सबसे फास्ट मूव करेगा, एनोड के पास आपको मिलेगा। मायोकार्डियम, RBCs, किडनी, इन 3 जगहों पे आपको मिलेगा। अगर एलिवेट होगा तो किस कंडीशन में एलिवेट हो सकता है? मायोकार्डियल इंफॉक्शन में, ठीक है। दूसरों में भी एलिवेट होगा, लेकिन ब्लड के अंदर इसका ज़्यादा एलिवेशन का लेवल किस टाइम पे मिलेगा? जिस वक्त मायोकार्डियल इंफॉक्शन होगी। LDH2 हीट रेजिस्टेंट, H3M1, ठीक है। मायोकार्डियम, RBC, किडनी,
ये इन तीन जगहों पे मिलेगा। किडनी डिजीज, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर इसका जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, यानी कि अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें इसका लेवल इंक्रीज मिलेगा, अगर कोई किडनी डिजीज है तो उसके अंदर इसका लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा। LDH3 H2M2 ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा। ल्यूकीमिया मैलिग्नेंसीज के अंदर इसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज मिलेगा। LDH4 हीट लेबाइल है। हीट लेबाइल और हीट रेजिस्टेंट का आपको पता है, मैंने अब थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि हीट रेजिस्टेंट का मतलब है कि अगर हीट ज़्यादा या कम हो तो वो उसको डीनेचर नहीं करेगी उस एंजाइम को। हीट लिबाइल का है कि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही काम करेगा, उससे टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा तो वो डीनेचर हो जाएगा वो एंजाइम। इज दैट क्लियर? H1M3 लंग और स्प्लीन Yes, में sir. आपको मिलेगा, ठीक है। और पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर इसका जो लेवल होगा वो एलिवेट मिलेगा। LDH5 हीट लिबाइल इनहिबिटेड बाय यूरिया, यूरिया इसे इनहिबिट करेगा। M4 स्लोएस्ट मूविंग, यानी कि ये एनोड वाली साइड पे आपको मिलेगा, सबसे पीछे यही वाला आपको मिलेगा। स्केलेटल मसल्स में होता है और लिवर के अंदर होता है। स्केलेटल मसल एंड लिवर डिजीज के अंदर इसका जो लेवल होगा वो एलिवेट मिलेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सीरम लाइपेज, सीरम लाइपेज का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 48 kDa और kd, किलो डेल्टन जिसको बोलते हैं, यानी कि ये इसका यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट का। हाइड्रोलाइसिस कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इसका काम क्या होता है सीरम लाइपेज का? इसने कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को हाइड्रोलाइज करना होता है, ठीक है। पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा, किस किस जगह पे आपको मिल सकता है? पेंक्रियाज के अंदर मिलेगा, इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा में आपको ये वाला एंजाइम मिलेगा, सीरम लाइपेज। इज दैट क्लियर? नॉर्मली सीरम के अंदर इसका लेवल मौजूद होता है, नॉर्मली सीरम के अंदर ये मौजूद होता है, लेकिन इसका लेवल एक स्पेसिफिक लिमिट तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका अगर लेवल बढ़ेगा तो उस किस वक्त बढ़ सकता है? सीरम लाइपेज बढ़ सकता है इन केस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट यानी कि पेंक्रियाज की अगर एक्यूटली इन्फ्लेम हो तो उस कंडीशन में इसका सीरम के अंदर लेवल इंक्रीज करेगा 2 to 50 टाइम्स इन 4 to 8 आवर्स, पहले 4 से 8 घंटे के अंदर, यानी कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के पहले 4 से 8 घंटे के अंदर 2 to 50 टाइम्स इंक्रीज होगा। नॉर्मली अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 टाइम्स उसका कितना होगा? 20, 50 टाइम्स उसका कितना होगा? 500, 500 होगा ना, यानी कि 10, नॉर्मली 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जिस वक्त एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होगा पहले 4 से 8 घंटे के अंदर 2 to 50 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, यानी कि 2 से लेके 50 टाइम्स तक वो इंक्रीज कर सकता है। दरमियान वाली कोई भी वैल्यू आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम 20 से लेके यानी कि मिनिमम 20 से लेके मैक्सिमम 500 तक 2 से 8 घंटे के अंदर ये पहुंच सकता है, ठीक है। पीक एट 24 आवर्स, इसकी जो पीक होगी 24 घंटे बाद आएगी। डिक्रीज इन 8 to 14 डेज, और 8 से 14 दिन बाद इसका जो लेवल होगा इस एंजाइम का ब्लड के अंदर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है सीरम एंजाइम इन बोन डिजीजेस। बोन डिजीज के अंदर सीरम एंजाइम कौन से इंक्रीज होंगे? अल्कलाइन फास्फेटेज जिसको ALP भी बोलते हैं, ठीक है। पेजेट्स डिजीज 10 to 25 टाइम्स, पेजेट्स डिजीज के अंदर इसका जो लेवल होगा 10 to 25 टाइम्स एलिवेट मिलेगा, ठीक है। बोन कैंसर के अंदर इसका लेवल इंक्रीज मिलेगा। हीलिंग ऑफ बोन फ्रैक्चर, अगर किसी को बोन फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, जिस वक्त बोन हील हो रही होती है उस टाइम पे भी ALP का लेवल ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर एलिवेट मिलेगा। ओस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स, यानी कि ओस्टियोमलेशिया किस में होता है? अडल्ट के अंदर, पता है ना। जो रिकेट्स होता है वो चिल्ड्रन के अंदर होता है। दोनों की कॉज जो होती है वो सेम होती है, विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर इंक्रीज होगा। मार्कर ऑफ बोन डिजीज इंक्रीज इन, यानी कि बोन डिजीज में किसमें इंक्रीज हो सकता है? ये बोन डिजीज का एक मार्कर है कि इस बंदे को बोन डिजीज इस वक्त चल रही है। अगर इसका लेवल इंक्रीज मिलेगा तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि इसको कोई ना कोई बोन का मसला हो सकता है। कौन सा हो सकता है? जॉइंट सेल ट्यूमर हो सकता है, नॉर्मल ग्रोइंग चिल्ड्रन हो सकता है, यानी कि नॉर्मली जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे भी ब्लड के अंदर इसका जो लेवल है वो एलिवेट मिल सकता है। इज दैट क्लियर? जी, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो